नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये नासा का परसेवरेंस मिशन है। ये उसने कुछ ड्रॉप आउट किया है सैंपल, उसका स्टडी करने के लिए नासा का। ये जो आपको दिख पा रही है नासा का सरफेस है। तो न्यूज ये है कि नासा का जो परसेवरेंस मिशन है उसने फर्स्ट सैंपल मार्स पे क्या किया है, ड्रॉप किया है, ताकि हम नासा से संबंधित जो माइक्रोबियल स्टडी है, माइक्रोबियल का मतलब है जितने भी उसमें पैथोजन से संबंधित जितने भी विकास हुए हैं, जितने भी उसमें संबंधित संरचनाएं हैं, जितने भी उससे संबंधित हम उसके विकास से संबंधित जानकारी जुटा सकते हैं, तो उसका स्टडी करने के लिए ये नासा ने इस मिशन को मार्स पे भेजा। ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप इस मिशन को जानें और इससे संबंधित जितने भी मिशन हैं जो हम मार्स पे भेजते हैं उनको भी जानें, क्योंकि आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, जो परसेवरेंस मिशन है वो नासा का रोबोटिक मिशन है, और ये रोबोटिक्स आर्म की सहायता से नासा के सॉइल से संबंधित जो वहां पे चीजें हमको देखने को मिलेंगी उसका सैंपल कलेक्ट करके उससे संबंधित स्टडी क्या करेगा और उससे अर्थ पे क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण चीज है। सैंपल किसका है, रॉक एंड रेगोलिथ का है, ब्रोकन रॉक एंड सॉइल का सैंपल है, जैसा मैंने आपको बताया। और जो नासा का ये जो मिशन है वो टाइटेनियम ट्यूब में कंटेनिंग करता है रॉक सैंपल को। टाइटेनियम ट्यूब आप देख पा रहे हैं, इसमें रॉक सैंपल को कंटेन करता है। और जो इसने जो सैंपल लिए हैं, आइगनस रॉक्स लिए हैं जो मार्स जजेरो क्रेटर से संबंधित है, जो कि मार्स के हमको साथ में देखने को मिलेगा। तो आप इस क्रेटर का नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और जो सैंपल प्लेस्ड किए गए हैं वो लोकेशन है जिसका नाम है थ्री फॉर्क्स। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इससे संबंधित जितनी भी न्यूज है हम उनको पढ़ लेते हैं। जैसे आप इस मिशन को देख पा रहे हैं, नासा ने इसको 2020 में मार्स पे लॉन्च किया, और इसमें कुछ ऑटोमेटिक रोबोटिक्स आर्म है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, नासा की स्टडी करते हैं ऑटोमेटिक रोबोटिक सहायता से, और उसको क्या करते हैं, अर्थ पे भेजने का प्रयास करते हैं, ताकि हम नासा से संबंधित जितने भी हिडन फैक्ट हैं उनको जान पाए, और नासा के इवोल्यूशन से संबंधित जितनी भी संरचनाएं हैं उनको जान पाए, और इसकी सिमिलरिटी हमारी पृथ्वी से देखने को मिलती है, अर्थ से देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन के बारे में अच्छी सी बात कर पाए। और इसके दोनों में हम क्या करें, एलन मस्क चाहते हैं कि हम नासा पे कॉलोनी बसाएंगे, तो उसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि कॉलोनी इन फ्यूचर में बस सकती है या नहीं, हम यात्रा, आप जैसे लोग यात्रा करेंगे या नहीं। तो ये सारी संभावनाओं को करने के लिए बहुत सारे देशों ने बहुत सारे मिशन भेजे। आज भी कुछ जो तथ्य हैं वो अनसुलझे हैं, और आज भी कुछ कहानियां हैं जिनको सुलझाया जा चुका है। तो ये सारी बातें हैं, इसमें भारत का भी स्थान आता है। तो ये वाला मिशन है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जिसका एक नाम है रिमफैक्स। ठीक है, ये क्या करेगा, सरफेस रडार है। MMRTG इसका मतलब मल्टी मिशन रेडियो स्टॉपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ठीक है, सुपर कैम मतलब लेजर माइक्रो इमेजर है। ठीक है, मस्ट कैम जेट, मीडिया मीडियन मेडा, स्काई कैम, फिक्सल और सरलॉक। तो केवल आप इनको ये नाम याद रखिएगा, इसका आप काम याद नहीं रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी इतने डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि अदर एजेंसी का मिशन है। अगर इसरो का होता तो आपसे यूपीएससी जरूर पूछता उसकी डिटेल में, तब आपको उस मिशन की डिटेल आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अर्थ की ऑर्बिट है, और ये हमारी कौन सी ऑर्बिट है, मार्स की ऑर्बिट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अर्थ में 1 ईयर हमें पता है 365 डे का होता है, और मार्स में 1 ईयर कितने का होता है, 687 अर्थ डे का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। या फिर 669 सोल्स भी बोलते हैं। सोल्स का मतलब है जो मार्स के डे हैं उनको सोल्स बोलते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, सोल्स क्या है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब जो मिशन हम भेज रहे हैं उसके कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। हमने बहुत सारे सिग्निफिकेंस आपको पहले ही बता दिए कि अगर हम नासा के संदर्भ में, नासा के द्वारा बहुत सारे मिशन मार्स पे भेजे जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के द्वारा भेजे जा रहे हैं, इंडिया के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो वहां की वाटर की स्टडी करेंगे, वार्मर की स्टडी करेंगे,
वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी थिकनेस की स्टडी करेंगे, और वहाँ पे ऐसे प्रकार के हम स्टडी कर पाए ताकि वहाँ पे हम हैबिटेबल एनवायरनमेंट का निर्माण कर पाए। तो इससे संबंधित स्टडी वहाँ पे चल रही है, ये हमको सिग्निफिकेंस या पॉजिटिव हमको देखने को मिलेगा। और अगर हम अच्छे से वहाँ पे ह्यूमन को भी भेज पाते हैं नासा पे, तो जो वीनस और मरकरी हमारे एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर वाले प्लेनेट हैं उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो जुपिटर से मेड स्टार्ट होता है, वहां पे जो गैस और वेरी कोल्ड हमको देखने को मिलता है वो जुपिटर से देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है, अगर हम नासा से संबंधित अच्छे से स्टडी कर लें तो जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं, तो चाहे वो गैस के हों चाहे वो सॉलिड के हों, ठीक है, तो उनको हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और जो यूनिवर्स है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका विनाश कैसे होगा, तो इसको अच्छे तरीके से हम क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। इस बात को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, नासा से संबंधित जो हमारा मार्स है उससे संबंधित कुछ हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे आपको डायमीटर की बात करेंगे मास का, तो आपको 6794 देखने को मिलेगा, जो कि अर्थ का कितना है, अर्थ का कितना है 53% के आसपास हमको देखने को मिलेगा। मास डे आपको 24 आवर 37 मिनट का देखने को मिलेगा। मार्स ईयर आपको 687 अर्थ डे देखने को मिलेगा। मास इसका 11% ऑफ अर्थ है, ग्रेविटी 38% ऑफ अर्थ है। एटमॉस्फेयर में आपको 95% कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी और 3% आपको हमको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। हम खोज किसकी कर रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल जाए। तो जब तक इस जो प्लैनेट है, जो मार्स हमारा प्लैनेट है, जब तक इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम लेवल पे हमको देखने को नहीं मिलती और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो जब तक बढ़ेगी नहीं, तब तक ये प्लैनेट हैबिटेबल नहीं बन पाएगा। ये हमको करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में बहुत सारी स्टडी की जाती हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बाकी और टेम्परेचर एवरेज बिटवीन -140 टू 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका सरफेस का हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमने पढ़ा। अब कुछ महत्वपूर्ण मिशन हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, विभिन्न देशों ने भेजे हैं मार्स पे। तो कुछ एक्टिव हैं, कुछ अभी पास्ट मतलब खत्म हो चुके हैं। तो एक्टिव में आपको येलो टाइप का डॉट देखने को मिलेगा और पास्ट में जो खत्म हो चुके हैं वो आपको सिंपल ग्रे का आपको डॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया ने मॉम मिशन भेजा 2014 में, जो किसी हॉलीवुड फिल्म से भी उसका कम बजट था, ठीक है। और फिर हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोमार्स हमको देखने को मिला। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 2013 में मार्स एक्सप्रेस देखने को मिला। और नासा के हमको एक मवीन प्रोजेक्ट है मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर हमको देखने को मिलेगा। और मार्स ऑडिसिटी हमको 2002 में नासा के 3 हमको चीजें देखने को मिली। और अभी हमने पढ़ा परसेवरेंस, किसका, नासा का प्रोजेक्ट और है। फोनिक्स हमको देखने को मिला, बिगिंग 1 हमको देखने को मिला, ठीक है। पाथफाइंडर हमको देखने को मिला, बिगिंग 2, नासा इनसाइट मिशन, बीगल 2, स्प्रिट मिशन, नासा क्यूरियोसिटी मिशन, नासा अपॉर्चुनिटी मिशन और मार्स 3। और इसके अलावा जो यूएई है उसका होप मिशन और चाइना का तियांगयांग 1 मिशन, ठीक है। तो ये सारे मिशन हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, नासा पे। काफी महत्वपूर्ण है, इनका आप याद रखिएगा। आपको मैसेज द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, या आपको 3 नाम दे देंगे तो आपसे पूछेंगे किस प्लेनेट से संबंधित हमको ये मिशन हमको संबंधित हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सेंटर ने रूल आउट किया है इंक्रीज में, जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कॉटन के लिए, बट फार्मर चाहते हैं कि सेंट्रल जो जितना रोल आउट किया है उससे ज्यादा बढ़ाएं। तो अभी कंसेंसस ये था कि किसान क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि आप कॉटन का जो एमएसपी है उसको बढ़ाएं ताकि हमें उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्टेड प्राइस क्या है, सपोर्ट प्राइस क्या है, अभी भी चर्चा में है, इससे पहले कई बार चर्चा में हुई, तो इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक बनती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। पॉलिसी क्या है, सबसे पहले बात हम इसको समझेंगे, जो अभी किसान आंदोलन चला उनके द्वारा ये मांग की गई कि आपको लीगल बैकिंग दी जाए, इसको क्या दी जाए, इसको लॉ के द्वारा मान्यता दी जाए, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा एमएसपी से संबंधित क्या दी जाए, पास किया जाए लॉ, और एमएसपी को लॉ के द्वारा मान्यता दी जाए। क्योंकि किसानों को ऐसी आशंका थी कि सरकार अगर इसको इन 3 जो किसान बिल हैं उनको लेकर आती है
तो उसके द्वारा जो हमको चीजें देखने को मिलेंगी, तो एमएसपी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसको कोई लॉ के द्वारा भी इसको स्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो इस आधार पे किसानों ने इसका विरोध किया और अंत में सरकार ने कुछ बिल्स वापस ले लिए। राजनीति कहें या किसानों की मांग कहें, ये आप समझेंगे आप समझदार हैं। दूसरी बात, एमएसपी क्या है कि सबसे पहली बात आपको याद रखना है, इसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। शॉर्ट ऑफ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, जो गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे किसान हैं, जो ड्रामेटिक ड्रॉप्स हमको देखने को मिलते हैं, किसमें, फार्म प्राइस में, बहुत सारे आउटपुट ईयर में कोई स्ट्रेस हमको देखने को मिला, कोई साइक्लोन आ गया, मान लो किसी बाहर से कोई बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर दी, इंपोर्ट कर दी, तो किसानों का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो या अन्य चीजें हो, तो उनको स्ट्रेस से, किसके, डिस्ट्रेस से बचाना। तो डिस्ट्रेस से बचाना, तो फार्मर की जो इनकम है उसको प्रिवेंट करना। तो अगर कोई फार्मर की फसल नहीं खरीदेगा तो अंत में सरकार उसकी फसल जो क्रॉप है वो खरीदेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एक फिक्स प्राइस है, इस पे सरकार खरीद लेगी। और इससे क्या होता है, मान लो 2000 रुपए किसी बीट की प्राइस है पर क्विंटल, और किसान ने कहा कि 2000 रुपए में हम तो खरीदेंगे, तो जो मार्केट के बाहर जो किसान है वो 2000 से कम में नहीं बेचेंगे, तो इससे जो उनके जो हित हैं जो किसानों के, वो प्रोटेक्ट रहेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है एमएसपी का। दूसरी बात, इसको अलाउंस किया जाता है किसके द्वारा, सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि सबसे पहले जो स्टडी करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। फिर ये जो अनुशंसाएं करता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जिसको चेयर किया जाता है हमारे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा, इनकी अनुशंसाओं के आधार पर एक कमेटी क्या करती है, अप्रूव करती है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपको A2 मेथड देखने को मिलेगा, A2 फैमिली लेबर मेथड आपको देखने को मिलेगा, और आपको पूरा आपको कॉस्ट मतलब कि C2 मेथड आपको देखने को मिलेगा। तो 3 मेथड के द्वारा इसका प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें भी इशू है, इसका प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सरकार इसकी भी करते हैं कि आप इसको गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी पढ़ेंगे कि CACP क्या है, प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इसमें जो क्रॉप कवर की जाती है वो 22 स्पेसिफिक क्रॉप है। उसके अलावा जो शुगर केन है मतलब कि गन्ने, उसको जो रिन्यूएबल प्राइस है, फेयर एंड रिन्यूएबल प्राइस, वो भी डिक्लेयर की जाती है किसके लिए, शुगर केन के द्वारा, मतलब कि गन्ने की फसल के द्वारा। इसमें 14 खरीफ की क्रॉप, 6 रबी की क्रॉप, 2 अदर जो कॉमर्शियल क्रॉप है वो इसमें शामिल रहती हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं खरीफ की क्रॉप में जो 40 है उसमें आपको पैडी देखने को मिलेगा, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम और नाइजिया सीड। रबी क्रॉप में आपको वीट, बार्ले, ग्रेम, मसूर, रैपसीड मस्टर्ड, सैफ्लावर, तुरई। उसके अलावा आपको कैलेंडर ईयर क्रॉप में आपको कोपरा, डी हस्क कोकोनट, जूट, शुगर केन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन क्रॉप को नाम आप याद रखेंगे क्योंकि यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछता, बहुत सारी चीजें उसमें दे दी थी और पूछा था इनमें कौन कौन सी एमएसपी के अंतर्गत क्रॉप कवर की जाती हैं। तो 2-4 पढ़ेंगे, आपको अच्छी से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर जो इनको जो एमएसपी जो कैलकुलेट की जाती है उसमें कुछ फैक्टर देखे जाते हैं CACF के द्वारा, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा कुछ फैक्टर देखे जाते हैं। क्रॉप रिलेटेड फैक्टर होते हैं, सप्लाई फैक्टर होते हैं, अदर फैक्टर होते हैं। इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1-2 बार पढ़ेंगे आप। सबसे पहले क्रॉप रिलेटेड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनपुट प्राइस क्या है, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी तो नहीं है, कितनी पैरिटी है, पास्ट मार्केट प्राइस क्या थी, डिमांड सप्लाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्राइस, लेबर इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल प्राइस क्या थी, सप्लाई फैक्टर में एरिया अंडर क्रॉप, यील्ड, प्रोडक्टिविटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिनेरियो, प्रोसेसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स, फीस, डोमेस्टिक स्टॉक अवेलेबिलिटी। अदर फैक्टर में पैरिटी बिटवीन प्राइस एंड पेड प्राइस रिसीव बाय द फार्मर, इशू प्राइस, सब्सिडी, इम्पैक्ट। तो सारे इन फैक्टरों के द्वारा फिर बाद में मेथड लगाते हैं। एक A2 होता है, एक A2FL मतलब फैमिली लेबर होता है, एक C2 होता है।
इसमें A2 में सबसे पहले बात करेंगे कि जितने भी फार्मर के इतने कैश ऑफ काइंड एक्सचेंज होते हैं जो फार्मर के द्वारा, सीड पे फार्मर ने अपना पैसा लगाया, फर्टिलाइजर पे लगाया, केमिकल्स पे लगाया, लेबर को हायर किया, फ्यूल दिया, इरिगेशन दिया, तो जो A2 के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, A2 प्लस FL का मतलब है फैमिली लेबर। A2 में मतलब ये सारी चीजें तो शामिल होंगी, लेकिन इसके अलावा जो फैमिली के द्वारा जो अनपेड फैमिली लेबर, जैसे परिवार का कोई पत्नी काम कर रही है, बेटा काम कर रहा है, उनके पिताजी काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, अनपेड फैमिली लेबर है। तो A2 प्लस FL में उनका फी, जो अनपेड जो घर का व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके जो भी श्रम बनता है उसको भी उसमें देखा जाता है। ठीक है, C2 में इस A2 FL के साथ साथ जितना भी मतलब किसी ने लैंड को रेंट पे लिया, फिक्स्ड कैपिटल एसेट मतलब कि इंटरेस्ट उसने लिया, इंटरेस्ट दिया किसी को, किसी ने वहीं से लोन लिया, लोन लेने के बदले उसने इंटरेस्ट दिया किसी किसान ने, तब वो क्या कर रहा है, अपनी खेती कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, C2। ठीक है, तो अभी जो कैलकुलेट की जाती है A2 प्लस FL पे भारत सरकार के द्वारा, CFPF के द्वारा अनुशंसाएं की जाती हैं, लेकिन किसान ये मांग करते हैं कि आप A2 प्लस FL के द्वारा C2 पे भी कैलकुलेट करने की प्रयास करें। तो एक मांग ये है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस क्या है। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में जनवरी में इसको स्टैब्लिश किया गया। पॉलिसी फॉर मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंतर्गत काम करता था। 1985 के अंतर्गत इसको नाम दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फिक्स करते हैं। ठीक है, और ये कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को क्या देते हैं, अपनी अनुशंसाएं देते हैं। बस आप इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पूरा होलिस्टिक वे में हमने कवर किया। दूसरी बात, नीजल वैक्सीन चर्चा में है, उसका नाम आपको पता होगा, जिसको इसका नाम है इनकोवैक। अब इसमें क्या हो रहा है, सरकार ने ऐसा कहा है कि नीजल वैक्सीन क्या है, अभी जो सेकेंड वेव, अभी जो वेव हमको देखने को मिल रही है चाइना और जापान में, उसका जो नीजल वैक्सीन है उसके द्वारा आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, उसको आप आसानी से लगवा सकते हैं। मतलब आपको कोई निडल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप नीजल के द्वारा उसको अंदर ले सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम में आपको टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको म्यूकोसॉल, एक आपको सर्कुलेटरी आपको देखने को मिलेगा। म्यूकोसॉल जो इम्यून सिस्टम रहता है वो आपको प्रोटेक्शन देता है, म्यूकोसॉल सरफेस ऑफ द बॉडी, जिसको एंटीबॉडीज हम बोलते हैं IgA और SIgA। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारी क्या है, एंटीबॉडी है। विशेषीकृत एंटीबॉडीज हमको देखने को मिलती है, स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी। सर्कुलेटरी पार्ट में इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, एंटीबॉडी को जनरेट करता है और हमारे इम्यून सेल को क्या करता है, जनरेट करता है। और ये एंटीबॉडी और इम्यून सेल क्या करती है, हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंटरनल टिश्यू ऑर्गन के तहत काम करती है। तो जो सर्कुलेटरी पार्ट ऑफ एंटीबॉडी हमको देखने को मिलता है, ये हमको जो कोवैक्सीन हमको वैक्सीन देखने को मिली, कोविशील्ड हमको देखने को मिली, निडल की सहायता से हम क्या करते हैं, अपने अंदर जो वैक्सीन लेते हैं वो सर्कुलेटरी इम्यून सिस्टम के आधार पे काम करता है। जबकि म्यूकोसॉल आपको इम्यून सिस्टम किस पे काम करता है, जो हमारी नेजल वैक्सीन होती है, जो नाक के द्वारा हम लेते हैं, उसके तहत हम काम करते हैं। तो दो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब ये काम कैसे करता है, मान लो आपने नेजल के द्वारा वैक्सीन ली और इस वैक्सीन ने एंटीजन, जो वायरल एंटीजन थे वो आपके नेजल के द्वारा सरफेस पे गया और इसने आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। और आपकी जो इम्यून सेल्स हैं लाइनिंग ऑफ द नोज या फिर टॉन्सिल के माध्यम से उसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप क्या कर दिया, जो आपको कोविड वायरस आपको देखने को मिलता है वो आपको नोज या फिर टॉन्सिल के माध्यम से आपके अंदर जाता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया ये हमारा। ठीक है, नोजल पे ही अपने एंटीबॉडी इसने बना दी। और ये क्या करते हैं, आपकी बी सेल को म्यूकोसॉल साइट में मेच्योर कर देते हैं प्लाज्मा सेल में, जिस जीन का नाम है IgA या फिर SIgA हम बोलते हैं। जब भी आपको कोविड से संबंधित वायरस हमको देखने को मिलेगा तो जो टॉन्सिल्स होते हैं, जो नोजेस होती हैं, वहां पे उसके द्वारा
डिफेक्ट कर दिया जाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एनहेंस होगा। तो अंदर जो काम करने का प्रयास जाएगा तो वो कोविड जो वायरस है वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट, हमको जो नीडल की आवश्यकता नहीं होगी, ट्रांसमिटेशन की आवश्यकता नहीं होगी, कोई स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी, कोई व्यक्ति निजल के माध्यम से आपको वैक्सीन दे सकता है। आप घर पे जाके अपनी वैक्सीन ले सकते हैं खुद। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हमको देखने को मिली। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, वर्क कैसे करता है, जैसे मान लो आपने वैक्सीन को इनटेक किया निजल के माध्यम से, इम्यून मेमोरी को इसने स्टिमुलेट किया और इसने आपकी इस निजल में ही बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन का निर्माण कर दिया जो कि हमने वायरल वेक्टर से लिए, जिसको इनकोवेक हम वैक्सीन बोलते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है। ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। जो हम टी सेल बोलते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम होते हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, उनको टी सेल को क्या करते हैं, इनहेंस करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हम यहाँ से क्या लेंगे, निजल के माध्यम से वैक्सीन हम लेंगे। बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। दूसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, सेबी ने एक नोट्स जारी किया है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज को जान लेते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये होता है, मान लो आप इन्वेस्टर हैं और आपने किसी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आपने इन्वेस्ट किया। मान लो एजुकेशन, आपको अब मान लो आपको एजुकेशन क्षेत्र में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपने हेल्थ में इन्वेस्ट किया, आपको सोसाइटी डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपने इसमें इन्वेस्ट किया। तो इसके माध्यम से जो सामाजिक चीजें हैं, जो हमारी जो आमजन है उनकी जो समस्याएं हैं, उनका क्या होता है, निराकरण होता है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर अवसंरचना से संबंधित बात हो। जिस एक सेंस में बात को बोले तो सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, जो भी लाभार्थी है, जो भी वंचित वर्ग है। फिर इसको जो थर्ड पार्टी है वो इसका मूल्यांकन करेगी और आपकी जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया है आपके काम को क्या करेगी, सर्टिफाई करेगी। ठीक है, ये सारा काम किसके अंतर्गत होगा, सेबी के अंतर्गत होगा। तो हमने पढ़ा, तो ये फंक्शन सेबी जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, हमको जो फंडिंग प्लेटफॉर्म हमको देखने को मिलेगा फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। ये अपने फंड को राइज कर सकते हैं। एट प्रेजेंट जो हमको सोशल सेक्टर पीपीई और एनपीओ हमको देखने को मिलेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो हमको देखने को मिलता है सीएसआर। ठीक है, जो 2% के आसपास हमको देखने को मिलता है। इसकी 2-3 कंडीशन होती है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसकी 2-3 कंडीशन क्या क्या होती है। कुछ सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो हमको महत्वपूर्ण दिखते हैं, यूके का है जैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा का है जैसे सोशल वेंचर कंजेक्शन, सिंगापुर का है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका जो आइडिया हमको देखने को मिला 2019-20 के बजट में हमको देखने को मिला, और इन जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल पे आधार पे काम करता है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का मतलब है, मान लो आपने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का मतलब है, मान लो आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए, मान लो आपको 2 रुपए इस पे आपको इंटरेस्ट लगना था, तो आपने जो 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो ना तो इसमें आपको पैसा वापस मिलेगा, ना तो आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ना तो आपको प्रिंसिपल वापस मिला, ना तो आपको कोई कूपन मिला जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। ठीक है, इसके आधार पे कई काम करेगा। तो बेनिफिट हमने सोच ही लिए कि इक्विटी को बढ़ावा देगा, समानता स्थापित करेगा समाज में, लोगों का जो ईज ऑफ लिविंग वाली जो कंसेप्ट है उसको आसानी से इंप्लीमेंट करेगा, और सरकार जो प्राइवेट सेक्टर के गोल्स हैं, सरकार का गोल्स क्या है, लोक कल्याण करना, प्राइवेट सेक्टर का गोल भी क्या हो जाएगा, लोक कल्याण करना, सामाजिक न्याय दिलाना। तो ये इसमें हमको बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो सोशल इंटरप्राइजेस और जो इम्पैक्ट इन्वेस्टर हमको देखने को मिलेंगे, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जिससे क्या हो, सामाजिक कल्याण हमको देखने को
मिले। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके माध्यम इससे सारी बातें इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अब हम सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं। सेबी क्या है? कैपिटल इशू एक्ट 1947 के तहत इस्टेब्लिश हुआ। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को रेगुलेटरी अथॉरिटी था, लेकिन 1988 में इसको सरकार के द्वारा इसने एस्टेब्लिश कर दिया एक रेजोल्यूशन के माध्यम से। तब तक संवैधानिक संस्था नहीं था। फिर 12 अप्रैल 1992 को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 लॉन्च किया गया। सरकार पार्लियामेंट के माध्यम से इस एक्ट को लेके आई और तब इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया, जो कि संवैधानिक संस्था नहीं है, जो कि केवल विधि के माध्यम से, संसद के एक्ट के माध्यम से पारित हुई है। इसलिए इसका नाम दे दिया कि एक संवैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी नाम हमने दिया। अगर संविधान में इसका उल्लेख रहता है किसी आर्टिकल में, तो उसको हम संवैधानिक संस्था बोलते हैं। अगर विधि के माध्यम से कोई संस्था स्टैब्लिश होती है तो उसको संवैधानिक संस्था बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। अगर कोई संस्था जो ना तो संविधान के द्वारा स्टैब्लिश है, ना विधि के द्वारा स्टैब्लिश है, केवल एक रेजोल्यूशन के माध्यम से स्टैब्लिश, तो उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक या फिर गैर संवैधानिक संस्था या फिर संवैधानेतर संस्था उसको बोलते हैं, जैसे वर्तमान में नीति आयोग। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हमको मुंबई में देखने को मिलेगा। अदर जो रीजनल हेडक्वार्टर हैं, ऑफिस हैं, वो हमको अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसमें एक चेयरमैन होता है, सेवरल अदर पार्ट होल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम अदर मेंबर हमको देखने को मिलता है। सेबी कई कमेटियों के माध्यम से काम करते हैं। वेरियस कमेटी, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, ये अपनी इस कोई भी मुद्दा हो तो इसमें सुनते हैं। और इसमें सिविल कोर्ट के पास क्या होती है, पावर होती हैं। जो सेट होता है उसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके अतिरिक्त 2 अदर मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरी बात, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सॉरी। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमने पढ़ा, तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मत क्या देख लेते हैं, एक कंपेयर कर लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 1992 में स्टेब्लिश किया गया और बीएसई को 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हमको देखने को मिलेंगे निफ्टी 50 और ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हमको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। इसमें टोटल 50 कंपनियां हैं, इसमें 30 कंपनियां हैं। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनियां 1952 है, इसमें 5439 हमको देखने को मिलेंगी। सीजनल इन्वेस्टर इसमें मतलब कि इन्वेस्ट करते हैं और जो बिगिनर हैं वो इसमें बीएसई में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम एनएसई में ज़्यादा है, इसमें कम है। लिक्विडिटी एनएसई में ज़्यादा है, इसमें कम है। तो हमने बेसिक क्या लिया, हमने अंतर पढ़ लिया। दूसरा साइंडाई चर्चा में है। अभी क्या हुआ है, जैसे मान के चलते हैं विंटर सेशन है, बोथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट वर मतलब कि अर्जेंट साइंडाई हो गए हैं 6 डे के बाद। ठीक है, शेड्यूल ऑफ 6 डे के बाद। साइंडाई का मतलब है कोई मतलब सिटिंग हमको देखने को मिलती है कोई भी हाउस में, चाहे वो अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस, मतलब राज्यसभा लोकसभा की बात हो, तो इनडेफिनाइट जो पीरियड रहता है उसके लिए हम क्या कर देते हैं, कोई भी सिटिंग को टर्मिनेट कर देते हैं विदाउट नेमिंग डे ऑफ रीअसेंबली, मतलब कि आगे की जो डेट बताए बिना हम उसको क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। और जो साइंडाई की जो पावर रहती है वो किसके पास होती है, हाउस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे स्पीकर, और राज्यसभा का चेयरमैन होता है, उसके माध्यम से इसकी पावर हमको देखने को मिलती है। इसको प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, समन देते हैं टाइम टू टाइम ईच हाउस को, और जो मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ से अधिक 2 सेशन के मध्य गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 सेशन। इसका मतलब हुआ कि एक ईयर में कम से कम 2 बार, मतलब कि 2 बार हमको सेशन की बैठक होनी चाहिए। 3 सेशंस होते हैं, एक बजट होता है फरवरी से मई, मानसून होता है जुलाई से सितंबर, विंटर होता है नवंबर से दिसंबर। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जो वर्क है वो क्या होगा, सस्पेंड हो गया, हावर डे वीक में हो सकता है। एडजर्नमेंट साइंड आई का मतलब है जो सिटिंग है पार्लियामेंट की वो टर्मिनेट हो गई इनडेफिनेट टाइम, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, और इसको कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है बिफोर द। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
एक होता है प्रोरोगेशन, तो इसको क्या करते हैं, जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो तो एडजर्नमेंट साइन डाई कर देते हैं जब बिजनेस जो डे है वो कंप्लीट हो जाते हैं तब। लेकिन 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 जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नोटिफिकेशन इशू करते हैं किसके लिए, प्रोरोगेशन के लिए, और उस सेशन को पूरी तरह क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में जो अंतर होता है, ओनली सिटिंग को टर्मिनेट करते हैं, ना कि पूरे सेशन को, सत्र को। और प्रोरोगेशन में आपको केवल सिटिंग और सेशन दोनों क्या हो सकते हैं, टर्मिनेट हो सकते हैं, हो जाते हैं। इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब कि स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन कर सकते हैं, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जब ये एडजर्नमेंट होता है तो जो बिल और जो अदर बिजनेस जो इशू हमको पेंडिंग देखने को मिलते हैं वो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो ऑलरेडी जैसे थे वैसे ही रहते हैं। जबकि प्रोरोगेशन होता है तो उसमें जो जितने भी बिल्स हैं जो पेंडिंग रहते हैं, नोटिसेस रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, मतलब बिल नहीं, ऑल पेंडिंग नोटिस और क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। जबकि जो बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग रहते हैं वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब सरकार क्या करना चाहती है, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2022 लोकसभा में लेके आई और कह रही है कि हम विश्वास आधारित, मतलब कि सरकार के ऊपर जनता का ट्रस्ट, चाहे वो जनता का ट्रस्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई भी अदर जो एजेंसी है उसका ट्रस्ट हो, वो बढ़ाना चाहती है। और हम ये सरकार एक कह रही है कि हम विश्वास के आधार पर काम करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो छोटे छोटे ऑफेंस हैं, जो मॉनेटरी पेनल्टीज हैं, उनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, जो कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, फार्मेसी एक्ट 1948 है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, तो इसमें क्या करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा सेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इश्यू हमको देखने को मिलते हैं, न्याय में देरी हमको देखने को मिलती है, प्रशासनिक मैकेनिज्म में बहुत सारे इशू हमको देखने को मिलते हैं, ट्रांसपेरेंसी का अभाव देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो ये सारे इशू क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और हमारे देश में जो इन्वेस्टिंग और भी बढ़ेगी और लोगों का विश्वास जनता के ऊपर बढ़ेगा। तो ये हमको पॉजिटिव हमको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सरकार ने कुछ इनिशिएटिव भी लेके आए हैं। जो हमारे पहले 29 जो सेंट्रल लेबर लॉ थे उनको फुल लेबर कोड में लेके आई सरकार, श्रम सुविधा पोर्टल लेके आई सरकार, वेब बेस्ड SPIC स्पेस प्लस या फिर एंजाइल प्रो लेके आई, ताकि जो कंपनी अपना टाइम को सेव कर सके, एफर्ट को कम कर सके। और डेडिकेटेड कॉमर्शियल कोड सरकार लेके आई, ताकि हम इनहेंस जो ट्रस्ट आधारित जो सरकार है उसको बढ़ा सकें, ताकि हमारे देश में अधिक अधिक क्या हो, निवेश हो, इन्वेस्ट हो। ठीक है, इसलिए सरकार इसमें लेना चाहती है, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सारी चीज हमने पढ़ ली है। इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, वेल्थ का क्रिएशन होगा, रेगुलेटरी बर्डन कम होगा, इंटरप्रेन्योरशिप की जो ड्यूरेटिव टाइम है वो प्रोडक्टिविटी में बढ़ जाएगा। कोई भी अगर इंटरप्रेन्योर है तो बार बार सरकारी कार्यालय के उसको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और फॉरवर्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लगातार बढ़ेगा। तो इसलिए चर्चा में था, हमने पढ़ लिया। अब एक शब्द ग्रीन वॉशिंग चर्चा में रहता है, केवल आप इतना ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि टैक्सोनॉमी हमको ग्रीन फाइनेंस पे करनी चाहिए, ताकि जो ग्रीन वॉशिंग के जो रिस्क हैं वो कम से कम हो। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है कि मान लो कोई कंपनी है, मान लो कोई भी कंपनी है जो कार को प्रोड्यूस करती है, वो कहती है कि हमारी जो कार है वो क्या करेगी, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड का फिर के ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन नहीं करती है, जबकि एक्चुअल में उसकी टेस्टिंग होती है तो ग्रीन हाउस गैस का वो क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पब्लिक को और इन्वेस्टर को क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसके द्वारा जो इन्वायरमेंट पे जो हमको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, इन फ्यूचर में नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया, मतलब आपने जो गलत चीजें थी उसके ऊपर क्या कर दी, पॉलिश। बस इतना याद रखें, क्या पॉलिश। जब उस पॉलिश को आप उतारोगे तो आपको उसकी एक्चुअलिटी आपके सामने आ जाएगी, जो कि क्या होगी, नेगेटिव होगी, इन्वायरमेंट को नेगेटिव रूप से इंपैक्ट करेगी। ठीक है, बस इतना देखना। प्रश्न ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टर्म ग्रीन वॉशिंग, तो कन्वे ए फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनी प्रोड्यूस आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड।
तो ये ऑप्शन था कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जबकि उसके प्रोडक्ट हैं वो फॉल्स सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे 60% के आसपास जो क्लेम्स हमको देखने को मिलते हैं वो ग्रीन वॉशिंग के क्लेम हमको देखने को मिलते हैं, तो काफी खतरनाक बात है। तो कंपनियों के ऊपर हमको रेगुलेशन करना चाहिए, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, तो प्रश्न भी आया है, देखो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, जो UIDAI का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, आप जैसा देख पा रहे हैं, आधार कार्ड से संबंधित, जो कि आधार कार्ड एक्ट 2016 के तहत इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। तो इसको ग्रह एक्सप्लेनरी परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। ग्रह का मतलब होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। मतलब कोई भी आपका ऑफिस है तो वो क्या करे, आपको इकोलॉजिकली वो क्या करे, साउंड करे, मतलब कि आप ऊर्जा का कम उपयोग करें, आप बहुत ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग ना करें जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करे। तो ग्रह को जो डेवलप किया गया था वो टेरी ने डेवलप किया, प्राइवेट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल रेटिंग सिस्टम है, और इसको ग्रीन बिल्डिंग कोड सरकार लेके आई 2007 में। इसके माध्यम से ग्रीन बिल्डिंग कोड भी हम अप्लाई करते हैं ताकि अधिक से अधिक जो एनर्जी से संबंधित चीजें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पे जा सकें, और वेस्ट को अधिक से अधिक रीयूज करके, रिफ्यूज करके, बहुत सारी री इंजीनियर करके बहुत सारी चीजों का उत्पादन हम कर सकें। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। ग्रह का मतलब रिफ्यूज करना, कोई ऐसी चीज को आपको अडॉप्ट नहीं करना है जो पर्यावरण को निगेटिव रूप से इंपैक्ट करे। रिड्यूस करना, आपको बहुत हाई एनर्जी प्रोडक्ट पे आपको डिपेंडेंसी नहीं करना है। रीयूज करना, रिसाइकिल करना, री इन्वेंट करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। प्रोजेक्ट लॉइन चर्चा में है। राज्यसभा पार्लियामेंट ने प्रोजेक्ट लॉइन से संबंधित जानकारी दी है कि लॉइन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल से संबंधित प्रोजेक्ट है कि हम जो हैबिटेट है लॉइन का वो हमको इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो हैबिटेट हमको देखने को मिलता है गिर रीजन में, जो महाराष्ट्र, जो गुजरात से संबंधित है, और इसको कहा गया कि हम इसको कूनो में ट्रांसफर करवाएंगे, लेकिन इस गुजरात की सरकार ने इसको मना कर दिया है, हम कूनो में ट्रांसफर इनको नहीं करेंगे। कूनो में जो अभी चीता को लाया गया वहीं पे बोल रहे थे कि कुछ आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, क्योंकि एक जगह पे किसी भी स्पीसीज को रखना बहुत खतरनाक होता है। मान लो कोई डिसीज आ गई तो एक साथ जो सारी जो स्पीसीज हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इसको दूसरी जगह पे थोड़े थोड़े करके हमको क्या करना चाहिए, रीलोकेट करना चाहिए। तो अभी कहाँ देखने को मिलते हैं, गुजरात के गिर रीजन में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो एशियाटिक लॉन हमको गुजरात के गिर रीजन में देखने को मिलेंगे। आयुष्मान स्टेटस इंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, साइट के अपेंडिक्स 1 में है, मतलब कि हाई लेवल की इनको सिक्योरिटी दी गई है, इतना आप याद रखेंगे। दूसरी बात, 2015 में 523 के आसपास हमको देखने को मिलेंगे। 2001 में 327 थे, 2005 में 359 थे, 2010 में 411 थे। मतलब कि हमने अच्छा काम किया है इसको प्रोटेक्ट करने पे। जो हैबिटेट की लोकेशंस हैं गिर में देखने को मिलेगी, गिर नेशनल पार्क, गिरनार सेंचुरी, पनिया सेंचुरी, मटियाला सेंचुरी, सारी चीजें हमको गुजरात में देखने को मिलेंगी, तो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अनकंट्रोल जो री एंट्री व्हीकल्स हैं, मान लो कोई सैटेलाइट किसी ने प्रक्षेपित की, अक्सर ये चाइना के साथ हमको देखने को मिलता है। अभी हाल ही में चाइना की सैटेलाइट क्या हुई, अनकंट्रोल हो गई, वो किसी न किसी देश के आसपास गिरी, उसको डैमेज हुआ, बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली। डैमेज के साथ साथ जो स्पेस में बहुत सारी जो डिब्रीज हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं। तो इस डिब्रीज के द्वारा भी 880 टन जो स्पेस डिब्री हैं वो क्या हो रही है, उसमें लगातार ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हैं। तो इसके द्वारा जो ओरिजिनल सैटेलाइट हैं जो काम कर रही हैं उसको कहीं ना कहीं वो डिफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये चर्चा में इसलिए है कि अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है बाइंडिंग, ऐसा कोई लॉ नहीं है बाइंडिंग कि नेशनल मल्टीनेशनल एफर्ट इसको लगाने चाहिए, ताकि हमको कोई बाइंडिंग लॉ लेके आए, ताकि जो रेस्पेक्टिव कोई भी देश है अगर सैटेलाइट उसके अनकंट्रोल रहता है तो सारी जिम्मेदारी उसकी हो। तो ये लिखा है ना, नो इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट, रॉकेट स्टेट ऑलवेज परफॉर्म कंट्रोल री एंट्रीज। लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 है। ये डैमेज की बात तो करते हैं लेकिन प्रिवेंट की बात नहीं करते हैं, तो इस कन्वेंशन को आप याद रखेंगे। इसमें क्या क्या प्रावधान है, केवल डैमेज की बात करते हैं,
प्रिवेंट की बात नहीं करते कन्वेंशन वाले, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये सारी बातें हमने इस टॉपिक में पढ़ी। दूसरी बात, साहित्य अकेडमी अवार्ड चर्चा में है। कुछ अवार्ड को 23 अवार्ड को अनाउंस किया गया है, कुछ लोगों को देंगे। एनुअली रूप से दिए जाते हैं राइटर को, जो हमारी 22 लैंग्वेज हैं हमारे शेड्यूल में, उनमें दी जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अलावा इंग्लिश, राजस्थानी को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको प्लेज दिया जाएगा, प्लेग दिया जाएगा, सॉल दिया जाएगा, और आपको 1 लाख रुपए की राशि आपको दी जाएगी। साहित्य अकादमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, हुंडी चर्चा में है। ये आपको टेंपल देखने को मिलेगा, वेंकटेश्वर टेंपल है त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश, तिरुपति में, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसकी जो हुंडी है, जो हुंडी का मतलब जो लोग इसमें दान देते हैं, उसकी फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ से पार कर गई। काफी अधिक पैसा है, लोग अधिक से अधिक दान देते हैं। तो ड्रॉप बॉक्स एक हुंडी को क्या बोलते हैं, ड्रॉप बॉक्स बिकते हैं। वर्शिपियर क्या करते हैं, इसमें पैसा डालते हैं, टोकन डालते हैं, गॉड्स और गॉडनेस के दाम पे। हुंडीज एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। हुंडी जारी करते हैं ना ट्रेड के लिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए। तो इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी ने पूछा। सिर्फ इतना ही था कि हुंडी क्या है प्राचीन काल में, तो आपको यहां से वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा था, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंडिया पिचिंग कर रहा है कि बायोफ्यूल को डेवलप करने के लिए अभी क्या हो रहा है, G20 की मीटिंग हमारे यहाँ हो रही है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी की इंडिया बात करता है बायोफ्यूल और हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है उसको हम अधिक से अधिक कम कर सकें, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हम अधिक से अधिक काम कर सकें। तो भारत सरकार ने जो कुछ रिफाइनरी स्टेब्लिश की हैं, 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी, पानीपत हरियाणा में, बठिंडा पंजाब में, नामाली गिरह आसाम में, और बारग्रह उड़ीसा में। इसके अतिरिक्त आन भी रिफाइनरी हैं जो सेकंड जनरेशन एथेनॉल को क्या करेंगी, रीजनरेट करेंगी, मतलब कि जनरेट करेंगी, ताकि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो डिपेंडेंसी है अधिक से अधिक हो सके, और जो फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो, ठीक है। तो बायोफ्यूल क्या है, लिक्विड गैसेस फ्यूल हो सकता है, बायोमास से प्रोड्यूस होते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जो एडिशनल जो डीजल है, पेट्रोल है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हाई एंड शुगर रहता है, शुगर केन, शुगर बीट्स, स्टार्च, ऑयल जैसे सोयाबीन, रैपसीड, कोकोनट, सनफ्लावर के माध्यम से क्या हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं। अब इसमें कुछ जनरेशंस होती हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इंडिया फोकस कर रहा है सेकंड जनरेशन में। तो जो फर्स्ट जनरेशन का फ्यूल होता है, वीट, वर्ले, कॉर्न, पटाटो, शुगर केन, ऑयल सीड, सोयाबीन, कुल मिलाकर जो खाद्यान्न फसलें हैं उनसे बनता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। जो सेकंड जनरेशन का फ्यूल है वो जो नॉन खाद्यान्न फसलें हैं उनसे बनता है, जैसे जट्रोपा हो गई, स्ट्रॉ हो गई, ग्रास हो गई, वुड हो गई, मतलब कि कोई वेस्ट हो गया, इसके माध्यम से हम क्या बनाते हैं, सेकंड जनरेशन का फ्यूल बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। तो सेकंड जनरेशन फ्यूल क्यों हम अधिक से अधिक फोकस कर रहे हैं, कि फर्स्ट जनरेशन पे हमको अपनी देश की जो खाद्यान्न सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है, जबकि सेकंड जनरेशन से हम क्या बनाएंगे, वेस्ट से क्या बनाएंगे, फ्यूल बनाएंगे, ठीक है, इसलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन में माइक्रो एल्गी से बनाते हैं, माइक्रोब से बनाते हैं। इसमें यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया कि आप जो थर्ड जनरेशन का फ्यूल है उसको आप किस किस कंडीशन में बना सकते हैं। फोर्थ जनरेशन का फ्यूल हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग जो हमारी माइक्रो एल्गी है उनके माध्यम से हम बनाएंगे, ठीक है। इस बात को मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम फ्यूल को अधिक से अधिक बढ़ाकर इसके माध्यम से हम क्या बनाएंगे, फोर्थ जनरेशन का फ्यूल हम बनाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है फोर्थ जनरेशन के फ्यूल से। इंडिया ने क्या क्या एफर्ट किए हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल लेके आए 2018 में, कहा हम 2030 तक 5% बायोडीजल में मिलाएंगे और 20% हम पेट्रोल में मिलाएंगे एथेनॉल को। लेकिन इसके टारगेट को हमने अचीव कर लिया, 10% हम अभी 2022 में कंप्लीट कर लिया। अब कहा कि हम 2030 तक नहीं, हम 2025 को 10-20% तक ले जाएंगे, तो इसको आप याद रखेंगे। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सरकार लेके आई, जो हमने अभी पढ़ा वही। प्रधानमंत्री जीवन योजना लेके आई, गोवर्धन सरकार योजना लेके आई, और
रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल के माध्यम से सरकार लेके। इसका मतलब है जो कुकिंग ऑयल है उसको केवल आप एक बार यूज कीजिए और एक बार यूज करने के बाद आप उसको सरकार को दीजिए, सरकार उसका क्या बना देगी, बायोफ्यूल बना देगी। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे और सरकार बायोफ्यूल भी बना देगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक से अधिक क्या होगा, उत्पादन होगा। ठीक है। दूसरा, यूएनसी रेजुलेशन 2593 चर्चा में है, आप इसको याद रखेंगे। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, जो तालिबान के माध्यम से जो महिलाएं हैं वहां की यूनिवर्सिटी में बैन किया गया है, तो उसके खिलाफ है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का ये क्या है, रेजुलेशन है 2593। इसके माध्यम से तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान टेरिटरी पे, मानव अधिकार को सुरक्षित करना, शेल्टर पर अटैक नहीं करेंगे, तो जो टेररिस्ट हैं उस पर अटैक नहीं करेंगे। तो सारी बातें में कुल मिलाकर मानव अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क्या है, रेजोल्यूशन है। ठीक है, स्पेशली महिलाओं से संबंधित। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये रेजोल्यूशन का नाम आप याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह चर्चा में है। ये सिख गुरु 10वें गुरु थे, इनका जन्म हमको पटना में देखने को मिला। माता गुरुजी गुजरी गुरु तेग बहादुर, जो कि 9th गुरु हमको देखने को मिले। ये पर्शियन जानते थे, अरबिक जानते थे, संस्कृत पंजाबी जानते थे। 10th ग्रंथ इन्होंने लिखा और 1699 में इन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज किया। 5 के इन्हें फॉर्मूला दिया, कहा कि अब खालसा, केस, कंगा, कारा, कारीपन और कचेरा आप क्या रखो, अपने साथ रखो। और जो लोगों का जो ऑपरेशन हो रहा था, मतलब कि लोगों को जो प्रताड़ित किया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया। खालसा बानी ऑफ सिक्स इन्होंने फॉर्म किया। भाई गुरुजी खालसा, भाई गुरुजी फतेह इन्होंने नारा दिया। और 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब जो फाइनल सिख गुरु उनको नियुक्त किया गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा, ग्रेट लेक चर्चा में है, क्योंकि जो लेक आपको ह्यूरॉन देखने को मिलेगी, साइंटिस्ट ने इसमें कुछ सेंसर लगाए हैं, कहा है उन सेंसर्स के माध्यम से जो वाटर की जो केमिस्ट्री है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उनका स्टडी करेंगे। तो ये जो ग्रेट लेक हैं ये काफी चर्चा में रहती हैं, यहां से प्रश्न आपके लिए बन सकता है। ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे हमको देखने को मिलेंगी। लेक सुपीरियर सबसे ऊपर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक री और लेक ऑन्टारियो। पांचों लेक हमको अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हमको देखने को मिलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इनका सिक्वेंस आप याद रखेंगे। ठीक है। लेक सुपीरियर से लेकर लेक ऑन्टारियो, सबसे पहले कौन मिलेगी, लेक सुपीरियर, उसके बाद लेक ऑन्टारियो। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको साइज के अनुसार बात करेंगे तो सबसे बड़ी आपको सुपीरियर देखने को मिलेगी ग्रेट लेक में, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद इरी, उसके बाद ऑन्टारियो। ठीक है, इस बात को आप भी याद रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी